हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे होंगे। सो आओ हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं और ये चैप्टर है फोर्थ और चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि व्हेन एवर करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर a magnetic field is set up around it. That means it behaves like a magnet, and this is called magnetic effect of electric current. And as I told you, this effect was discovered by Oersted in the year 1820. तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला था पहले, उसमें मैंने बायोट-सैवर्ट्स लॉ बताया था, तो वो हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये उसकी एप्लीकेशन है बायोट-सैवर्ट लॉ की। तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूँ पहले कि लेट अस सपोज वी हैव ए कंडक्टर एक्स वाई थ्रू विच ए करंट कैपिटल आई इज फ्लोइंग लाइक दिस। आई टेक ए स्मॉल एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। अगर करंट आई फ्लो कर रहा है और ये जो मैंने एलिमेंट लिया कंडक्टर का, इसकी लेंथ है डी एल, देन द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड डी एल इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। इट इज ए वेक्टर और इसकी डायरेक्शन होती है जिस तरफ करंट फ्लो करता है। जैसे मैंने बनाया करंट ऊपर की तरफ है, तो इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी जो है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो सारे ये जो कंडक्टर है एक्स वाई, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेट अप अराउंड दिस। तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसके लिए बायोट-सैवर्ट लॉ है। तो मान लो मैं उसका एक छोटा एलिमेंट लेता हूं और इसका ये मिड पॉइंट है इस एलिमेंट का ओ, इसको मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऐसे मिलाता हूं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, और ये डिस्टेंस है मान लो आर, और ये एंगल है थीटा। थीटा इज द एंगल विच द line joining the given point with the midpoint of the element makes with the direction of flow of current. As you can see from the figure कि line PO makes an angle theta with the direction of flow of current. अब देखिए सारे कनेक्टर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन क्योंकि इसका मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया तो उसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी मैग्नीट्यूड भी थोड़ी होगी। उसका नाम मैं रख देता हूँ DB। और क्योंकि ये मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इन द वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट बायोट-सैवर्ट्स लॉ एज B इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई DL क्रॉस R डिवाइडेड बाई R क्यूब, divided by R cube. This is the strength of the magnetic field at the point P due to the small element of length dl of the conductor carrying current. तो इसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालनी हो, इसमें जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम, एंड इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये इसकी वैल्यू है म्यू नॉट की, और DL क्रॉस R। अब देखिए अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मॉड DB या बिना एरो के DB लिख लो तो वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई DL क्रॉस R A क्रॉस B A B साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा DL इंटू R इंटू साइन थीटा, बिकॉज एंगल बिटवीन DL वेक्टर, वो DL वेक्टर ऐसे है और R वेक्टर हम ऐसे लेते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि R वेक्टर इस तरफ हो गया, DL वेक्टर इस तरफ हो गया, तो इनमें एंगल कितना है थीटा, और डिवाइडेड बाई R क्यूब, और एक R कट के यहाँ R स्क्वायर रह गया, तो ये रह गया DB इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई DL इंटू साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। And the direction of this magnetic field at this point, क्योंकि ये जो मैंने निकाला है P पॉइंट पे निकाला है, will be the same as that of DL क्रॉस R, और DL क्रॉस R की डायरेक्शन जो है according to the property of cross product of two vectors, it will be perpendicular to both DL as well as R, and is given by the right hand rule for the cross product of two vectors. और वो राइट हैंड रूल जो अप्लाई करना है मैंने किस पॉइंट पे करना है, P पॉइंट पे। अब देखिए
P पॉइंट पे जब मैंने ये dl क्रॉस r की डायरेक्शन निकालनी है तो इन दोनों वेक्टर्स की dl की और r की टेल जो है वो P पे होनी चाहिए, लेकिन जो r वेक्टर है उसकी टेल O पे है, तो ये तो मैं आगे बढ़ा सकता हूं ऐसे करके लाइक दिस। तो अब टेल इसकी यहां पे आ गई। और वेक्टर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि एनी वेक्टर can be displaced parallel to itself to any position that will not make any difference in its magnitude or direction। जैसे ये वेक्टर A है ऐसे करके, तो इसको मैं इसके पैरेलल चाहे इस तरफ जहां मर्जी ले जाऊं, इस तरफ जहां मर्जी ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो dl वेक्टर है इसको मैं ऐसे डिस्प्लेस करके P पॉइंट पे ले गया और इसको इसके पैरेलल ही बना लिया, तो ये हो गया dl वेक्टर। अब इस तरफ आ गया r वेक्टर और ये आ गया, और इनमें ये एंगल कितना है, थीटा। अब जो राइट हैंड रूल है फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो रूल कहता है कि आप ये जो चीज है अपनी ये कॉमन टेल पे रखो और फिंगर्स को ऐसे रखो और फिर कर्ल करो फिंगर्स को फ्रॉम जो पहले वेक्टर लिखा है यहाँ पे dl टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर थ्रू द स्मॉलर एंगल। तो जिस तरफ आपका अंगूठा है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ the vector dl cross r. In this case it will give us the direction of db, and as you can see it will be perpendicular to the plane, क्योंकि ये जो कंडक्टर है इसको मैंने रखा इन दी प्लेन ऑफ दी बोर्ड। जब आपने ऐसे फिगर ड्रॉ करनी है तो आपका कंडक्टर होगा इन दी प्लेन ऑफ दी पेपर, तो आपके लिए जो डायरेक्शन होगी कैपिटल db की वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, लेकिन वो इनवर्ड भी हो सकती है आउटवर्ड भी हो सकती है। वो इनवर्ड या आउटवर्ड डिसाइड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और वो हमने देखा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये, और पूरे कनेक्टर के कारण निकालना हो तो फिर मैं इसको इंटेग्रेट कर दूंगा। तो ये है बेटा जी बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जो कि अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो लेट अस सी हाउ कैन बी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो मान लो आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल I इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये करंट है I want to find the, ये तो पक्की बात है कि whenever a conductor carries current, a magnetic field is set up around it. This is called magnetic effect of electric current. ये कभी नहीं भूलना, आपने दिमाग में बिठा लो। What is magnetic effect of electric current? Whenever current flows through a conductor, a magnetic field is set up around it, and this is called magnetic effect of electric current. अब करंट फ्लो कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो there will be magnetic field. I want to find the strength of the magnetic field due to this circular coil carrying current. इसको मैं सर्कुलर करंट कैरिंग लूप भी कह सकता हूं, वो और भी किसी शेप का हो सकता है, लेकिन यहां पे मैंने सर्कुलर ले लिया है। तो उसके लिए क्या करो, जैसे बायोट-सैवर्ट लॉ में हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं कंडक्टर का, तो यहां पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका नाम मैंने रख दिया AB, जिसकी लेंथ है dl। और क्योंकि देखिए करंट ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब यहां पे जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इन दी अपर डायरेक्शन। और ये एलिमेंट बनाने में थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है ताकि फिगर क्लियर बने, बट एक्चुअली इट्स लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर लेंथ, वैसे तो ये इसका सर्कल का हिस्सा है तो वो थोड़ी कर्व्ड होगा इसकी शेप, लेकिन अगर लेंथ मैं बहुत थोड़ी ले लूं, जैसे यहां पे थोड़ी सी लेंथ ले लूं, दैट विल बी प्रैक्टिकली ये स्ट्रेट लाइन। तो ये सीधा ही बन गया, और इसको मैंने ऐसे इसलिए बढ़ाया दोनों तरफ इस एलिमेंट को, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये एलिमेंट जो है दिस इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर कॉइल एट द पॉइंट O, और ये रेडियस है, ये टेंजेंशियल है, और आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि रेडियस और टेंजेंट में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है जिसको मैंने बायोट-सैवर्ट लॉ में थीटा कहा था, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया वहां पे कि थीटा इज द एंगल विच द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और वो कौन सा पॉइंट हो गया, सेंटर। द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट विद द मिड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट है ए बी, और उसका मिड पॉइंट है O, मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और आप देख सकते हैं
करंट किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ। ये लाइन है जो ज्वाइन करती है इसको गिवन पॉइंट को विद द मिड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट, सो देयरफॉर दिस एंगल इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब मान लो यहाँ पे इस करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज dB, देन in the vector form I can write dB equal to according to Biot-Savart's law. I am making use of Biot-Savart's law. That is why I say that this is an application of Biot-Savart's law. यानी कि Biot-Savart's law को यूज करके हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। So this will be equal to mu naught I upon 4 pi dl cross r over r cube. Therefore, the magnitude of this, that is dB mod or simply dB, this will be equal to mu naught I upon 4 pi, और देखिए ये a क्रॉस b दैट इज ए बी साइन थीटा, तो ये बन जाएगा इंटू डी एल इंटू आर into sin theta, and what is theta here, 90 degree, so into sin 90 degree divided by r cube। एक r कट के यहाँ r स्क्वायर रह गया, sin 90 होता है 1, तो ये बच गया इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डी एल ओवर आर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड of the magnetic field at the center of the circular coil carrying current due to the small element of length dl. Okay? लेकिन मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू दी होल कॉइल, सो लेट अस सपोज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ड्यू टू द होल कॉइल इज कैपिटल B, then capital B will be equal to integral dB, and this is equal to integral, let us put the value of dB, that is mu naught I upon 4 pi into dl over r square। now अब देखते हैं कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है, क्योंकि जब इंटेग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट साइन ऑफ इंटेग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम, इसकी मैंने आपको वैल्यू बताई, मैं रिपीट करता हूँ 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये भी कांस्टेंट। एंड फॉर ए गिवन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, आई भी कांस्टेंट हो गया, मान लो करंट 1 एम्पियर है 2 एम्पियर है वॉट एवर इट इज, ओवर 4 पाई भी कांस्टेंट, एंड फॉर ए गिवन कॉइल उसका रेडियस भी कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो क्या बचा सिर्फ डी एल। नाउ व्हाट इज डी एल? डी एल इज वन ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो अगर मैं पूरी कॉइल को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट लूं और फिर समेशन, इंटेग्रेशन क्या होती है? इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ एडिंग स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज। तो इंटेग्रल डीएल मींस द एंटायर लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, और क्योंकि इसका रेडियस आर है और इसकी पूरी लेंथ हो गई जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है, दैट इज 2 पाई आर। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। नाउ पाई गोज विद पाई, ये 2 कट के नीचे एक 2 बच गया, ये आर कट के नीचे सिर्फ एक आर बच गया, तो हमारे पास B आ गया इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, एंड दैट इज द magnitude of the magnetic field at the center of the circular coil of radius r and carrying current I। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो सर्कुलर कॉइल है इसकी सिर्फ एक ही टर्न लिया हमने, ऐसे करके घुमा लिया एक बार, तो इसको हम कहते हैं कि इट इज सिंगल टर्न सर्कुलर कॉइल। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ कि एक बार ऐसे कर लिया फिर ऐसे एक और ऐसे टर्न्स करता जाऊं, तो इन जनरल मान लो n टर्न्स हैं, तो हर
टर्न के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा और सबकी डायरेक्शन सेम होगी। अभी मैं बताऊंगा कि डायरेक्शन क्या है इसकी। तो अगर इसमें n टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r, वेयर व्हाट इज n? n is the number of turns in the coil and as you can see from this figure, यहाँ पे म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, so therefore B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी मैं ज्यादा टर्न्स वाली कॉइल लूंगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। नंबर 2, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड नंबर 3, B is inversely proportional to the radius of the coil. So अगर कॉइल छोटे रेडियस की होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और अगर ज़्यादा रेडियस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। Now I come to the direction of this because as I told you, B को हम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड रिमेंबर, ए वेक्टर इज नोन ओनली व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन। तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल ली, अब निकालनी है डायरेक्शन। तो उसके लिए हम यूज करेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ। जैसे कि मैंने आपको वहां बताया था, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज द सेम एज दैट ऑफ DL क्रॉस R। अब देखिए, ये दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन निकालना। एक तो बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करते हैं, तो वो देखो, ये बात तो पक्की है कि मैंने जो कॉइल बनाई है, मैंने बनाई है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। जब आप बनाएंगे तो आप बनाएंगे इन द प्लेन ऑफ द पेपर, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होना पर क्यों? क्योंकि DL और R बोथ आर, इन माई केस बोथ आर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इन योर केस बोथ विल बी इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो जो DB आएगा या B आएगा उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इन माई केस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इन योर केस। लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड ऐसे भी हो सकता है, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकती है, इनवर्ड भी हो सकती है। वो डिसाइड करना हमने कि डायरेक्शन इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो उसके लिए एक तो वो DL क्रॉस R, और जैसे कि मैंने अभी आपको बायोट-सैवर्ट लॉ करके बताया था कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल अप्लाई करके, तो दोनों वेक्टर्स जो हैं उनकी टेल एक जगह पे होनी चाहिए। अब देखिए, ये किस पॉइंट पे फील्ड आया? एट द पॉइंट C। तो जब मैंने फिर यहाँ पे डायरेक्शन जो B की निकालनी, C पे निकालनी है, तो DL और R की टेल कहाँ पे होनी चाहिए? C पे। तो वो देखो कैसे कर सकते हैं। R तो ऐसे है, ऐसे करके इसको आगे बढ़ा लिया मैंने ऐसे, तो ये डायरेक्शन ऑफ R आ गई। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ टू एनी पोजीशन। तो इसको मैं ऐसे डिस्प्लेस करके पैरेलल टू इट यहाँ पे ले जाता हूँ एट द पॉइंट C, और डायरेक्ट इसके पैरेलल बिल्कुल खींच दो। तो ये देखिए एंगल इसमें 90 था, यहाँ भी 90 हो गया। अब राइट हैंड रूल अप्लाई करो, तो DL क्रॉस R, DL वेक्टर इस तरफ आ गया और R वेक्टर इस तरफ हो गया। DL पहले है तो मैंने क्या करना है, फिंगर्स को ऐसे इकट्ठा करना है और थंब को इनके परपेंडिकुलर रखना है और फिंगर्स को कर्ल करना है। जो वेक्टर यहां लिखा है वो पहले उससे दूसरे वेक्टर की तरफ। तो ये देखिए ऐसे करके करना पड़ेगा, DL क्रॉस R। सो दैट मीन्स, आप बताओ मेरा अंगूठा किस तरफ है? इट इज इन दी इनवर्ड डायरेक्शन। ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड तो मेरे को पता ही है पहले, लेकिन अब डायरेक्शन भी पता चल गई। इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोट। सो रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ B in this case when the current through the circular coil is flowing in the clockwise direction is perpendicular to the plane of the board in the inward direction। अब देखिए, अगर यही करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे करके, तो फिर इसमें से डायरेक्शन करंट की आनी सी नीचे की तरफ, तो ये DL वेक्टर आना था नीचे की तरफ। अब जरा DL क्रॉस R करो, तो आपको कैसे अंगूठा रखना पड़ेगा? ऐसे करके फिंगर्स को कर्ल करोगे, DL क्रॉस R। तो बताओ थंब किस तरफ है? इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। सो देयरफॉर इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन द magnetic field at the center of the circular coil will be perpendicular to the plane of the board, in your case perpendicular to the plane of the paper in the
outward direction. So that gives us the magnitude as well as direction of the magnetic field at the center of a circular coil carrying current. अब देखिए, मैंने आपको कहा कि whenever current flows through a conductor, a magnetic field is set up around it. Okay? That means the given conductor behaves like a magnet. और याद रखो, किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. कभी भी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता. पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड. इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म. यू कैन नॉट हैव ए मोनोपोल. एक पोल नहीं हो सकता कि ये नॉर्थ पोल अकेला, ये साउथ पोल अकेला. ऐसा कभी नहीं हो सकता. तो अगर ये मैग्नेट बन गया तो इसका एक फेस होना चाहिए नॉर्थ पोल, दूसरा होना चाहिए साउथ पोल. तो ये देखिए याद करने का तरीका. अगर करंट क्लॉकवाइज ऐसे करके, तो मैंने सेंटर में एस बना दिया और ये एरो हेड जो है ये देखिए किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज. तो इसका मतलब अगर आप इसको देखते हैं ऊपर वाले फेस को, कॉइल को, अगर मैं आपने पेपर पे रखा है तो ऊपर वाला फेस जो आपकी तरफ है उसको देखो. अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ऊपर वाला सरफेस जो है कॉइल का, इट विल बिकम ए साउथ पोल और निचला जो ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल बन जाएगा. और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया. और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां एन लिखो. एन जरा कर्सिव राइटिंग वाला लिखो. ये देखिए ऐसे करके मैंने टेढ़ा करके लिखा है, कर्सिव राइटिंग. तो ये एरो हेड्स बनाए मैंने और ये किस तरफ हैं, दे आर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर इसमें से करंट फ्लो करता इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर से देखने से, तो ऊपर वाला फेस बनता नॉर्थ पोल और निचला बनता साउथ पोल. अब यहां पे आओ जरा आप. ये एक राइट हैंड थंब रूल होता है. पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मैंने क्या ड्रा किया है. दिस इज फॉर यू. अगर कोई भी मैग्नेट हो तो उसका उसके चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड. और ए मैग्नेटिक फील्ड इज करेक्टराइज्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे टर्मिनेट एट द साउथ पोल ऑफ द गिवन मैग्नेट. तो ये मैंने बनाई हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. ये सर्कुलर कॉइल है बेटा, ये जो है, ये मैंने पूरा सर्कल जानबूझ के नहीं बनाया ताकि मैं लाइंस को ठीक तरह ड्रॉ कर सकूं और आपको अच्छी तरह इस चीज़ की पता चल जाए. ये देखिए इसमें भी करंट मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज लिया मैंने. मैं आई कुड टेक इट क्लॉकवाइज आल्सो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस केस में जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड आ जाएगी. एंटी क्लॉकवाइज ये देखो. तो आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को ऐसे इकट्ठे करके कर्ल करना है. थंब को ऐसे ही रखना है जैसे राइट हैंड रूल अप्लाई मैंने किया, और फिंगर्स को कर्ल करना है जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है. अब ये देखिए, अगर मैं ऐसे करके फिंगर्स को कर्ल करता हूं ऐसे करके, तो ये किस तरफ जा रही हैं, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. तो जिस तरफ आपका स्ट्रेट थंब होगा, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ होती है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. तो ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली ये ऐसे हैं, ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे आई कैन नॉट ड्रॉ इट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ऐसे करके ये लाइंस हैं नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दे आर पैरेलल. बीच में जो सेंटर में सीधी स्ट्रेट लाइन है, जो जो दूर जाएंगे थोड़ी थोड़ी कर्व बनती जाएगी, और जितना दूर जाएंगे ज़्यादा कर्व होती जाएंगी. और नियर द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल ये ऑलमोस्ट सर्कुलर बन जाएंगी. लेकिन आप देख सकते हैं डायरेक्शन इनकी, जैसे मैंने राइट हैंड थंब रूल से आपको बताया, डायरेक्शन किस तरफ होगी. ये देखिए थंब किया तो आउटवर्ड, तो ये लाइनें आउटवर्ड एक्चुअली हैं. तो ये डायरेक्शन देखो, ये ऐसे है तो इनकी भी ऐसे, ये सर्कल बनाए वो भी देखिए ऐसे है, और ये भी देखिए ऐसे, जिस तरफ ये जा रही है उसी तरफ ये जा रही है. सो दिस इज दी. कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये नहीं पूछा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपने सिर्फ यहाँ तक फील्ड निकाल देना है और डायरेक्शन बता देनी है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और द पेपर इन द इनवर्ड और इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. लेकिन अगर उसने कहा कि ड्रॉ करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो आपने ये ड्रॉ करना है. लेकिन ये चीज़ हमारे आगे जाके भी काम आएगी. तो अगर करंट क्लॉकवाइज है देखने से, जैसे मैं मान लो हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक रख देता हूँ सर्कुलर कॉइल, ऊपर से देखता हूँ तो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो वो साउथ पोल बनेगा. अगर एंटी क्लॉकवाइज तो वो ऊपर वाला बनेगा नॉर्थ और निचला बन जाएगा साउथ. सो
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। तो बेटा इनको अच्छी तरह पढ़ो, समझो और फिर लिख के देखो। जब एक बार आपने जवानी लिख लिया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिक्स पढ़ने का एक ही तरीका है, गो ऑन राइटिंग। बोलो, लिखो, प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, फिर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करना है, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।